हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे इंडिया और जापान के बीच एक येन और रुपी सेटलमेंट डायरेक्ट होने वाला है। यानी हम रुपये में और जापान के येन रुपये को हम इससे ही हम क्या कर सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे। तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा वो जान लेते हैं। यानी अब हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर हम भारत और जापान की बात करें तो जब ये ट्रेड होगा तो हम येन और रुपी सेटलमेंट के जरिए से ही करेंगे। तो चलो पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो भारत और जापान एशिया की दो महाशक्तियाँ हैं और लोकतांत्रिक देश भी हैं और आर्थिक शक्तियाँ भी दोनों देश में ज़्यादा हैं। तो जिनके संबंध केवल व्यापार तक सीमित भी नहीं है बल्कि निवेश में, रक्षा में, प्रौद्योगिकी में, आधारभूत संरचना में, ऊर्जा, शिक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीतिक तक भी फैले हुए हैं। यानी दोनों देशों में ज़्यादा गहराई से है। तो हाल ही में दोनों देशों ने डायरेक्ट येन रुपी सेटलमेंट, जिसको हम प्रत्यक्ष येन रुपया भुगतान व्यवस्था भी कहते हैं, दोनों दिशा में कदम बढ़ाने पर सहमति जताई जा रही है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार और निवेश को अधिक सरल बनाना होगा, तेज और कम लागत वाला बनाना चाहते हैं। तो अब तक अधिकांश द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है, अमेरिका डॉलर में ही होता था, अमेरिका डॉलर माध्यम से। तो नई व्यवस्था लागू होने पर भारतीय आयातक सीधे भारतीय रुपये में ही भुगतान कर सकेंगे। जापानी निर्यातक को जापानी येन में राशि प्राप्त होगी। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक लेन देन अधिक प्रभावी बन सकता है। तो डायरेक्ट येन रुपी सेटलमेंट क्या है और कैसे काम करेगा वो भी जान लेते हैं। तो डायरेक्ट येन रुपी सेटलमेंट ऐसे भुगतान प्रणाली होगा जिसमें भारत और जापान के बीच व्यापारिक लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे उदाहरण के हम जान लेते हैं, मान लो यदि भारत जापान से मशीनरी आयात करता है तो पहले भारतीय रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था, यानी डॉलर को येन में बदला जाता था। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त बैंक शुल्क पड़ते थे, समय और विनिमय दर का जोखिम भी शामिल होता था। तो नई व्यवस्था में भारतीय बैंक की रुपये में भुगतान करेंगे और जापानी बैंक उसे समकक्ष येन प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए दोनों देशों के केंद्रीय बैंक, अधिकृत बैंक और वित्तीय संस्थान विशेष भुगतान तंत्र भी विकसित करना पड़ेगा। तो इससे विदेशी मुद्रा परिवर्तन की लागत भी घटेगी, भुगतान तेज होगा और व्यापारिक को अधिक भी सुविधा मिलेगी। तो यह व्यवस्था तभी सफल हो पाएगा जब दोनों देशों के बीच विश्वसनीय बैंकिंग नेटवर्क, स्पष्ट विनिमय दर प्रणाली और मजबूत नियम भी हो सकता है। तो ये तीनों होने के बावजूद भी सहयोग स्थापित होगा। यानी यहाँ पर बैंकिंग नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, विनिमय दर प्रणाली अच्छा होना चाहिए और नियम भी अच्छे होना चाहिए दोनों देशों के बीच, तभी ही ये सहयोग स्थापित हो सकता है। तो इस पहल की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी जान लेते हैं। तो इस पहल के पीछे कई आर्थिक और रणनीतिक कारण भी है। पहला कारण तो यही है कि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ता जा रहा है। यानी भारत और जापान के बीच डॉलर अत्यधिक निर्भर कर रहे हैं। तो वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही होता है। यदि डॉलर मजबूत हो जाता है तो आयात महंगा हो जाता है और व्यापारिक लागत भी बढ़ जाता है। और दूसरा कारण है विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हो जाता है। जैसे रुपये डॉलर और डॉलर येन दोनों की विनिमय दर बदलती रहती है। इससे कंपनियों को अतिरिक्त वित्तीय जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। और तीसरा कारण यही है कि व्यापार लागत को कम करना होता है। तो दो बार मुद्रा बदलने की प्रक्रिया में बैंकिंग शुल्क और समय दोनों भी बढ़ता है। प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली इन खर्चों को कम कर देगा। चौथा कारण है भारत के रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति भी है। यानी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये करना चाहता है। तो भारत चाहता है कि अधिक से अधिक देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार हो, जिससे रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता भी बढ़ सकता है। तो जापान के लिए भी यह व्यवस्था लाभदायक है क्योंकि इससे एशिया में उसका व्यापारिक नेटवर्क और भी मजबूत होगा तथा भारतीय बाजार में निवेश करना और आसान भी हो सकता है। तो भारत को होने वाला प्रमुख लाभ क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत के लिए यह पहल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे बड़ा लाभ होगा
कि व्यापारिक लागत कम हो सकता है, विशेष रूप से मशीनरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक उपकरण के आयात पर विदेशी मुद्रा परिवर्तन का अतिरिक्त खर्च भी कम हो सकता है। दूसरा लाभ हमें यही मिलेगा कि भारतीय निर्यातकों को मिल सकता है, जैसे भुगतान प्रक्रिया सरल होगा और तेज होने से निर्यातकों की नकदी स्थिति, जिसको हम कैश फ्लो कहते हैं, वो बेहतर होगी। उसके बाद तीसरी लाभ होगा भारतीय रुपये की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, हमारे रुपये की बढ़ जाएगा। तो यदि जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्था रुपये में व्यापार स्वीकार अगर कर लेते हैं तो अन्य देशों का भी विश्वास बढ़ सकता है। चौथा लाभ हमें ये मिलेगा कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव भी कम होगा। तो क्योंकि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के लिए ही डॉलर की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि हमें डॉलर की आवश्यकता कम हो जाएगा थोड़ा। तो यह पहल भारत की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और विकसित भारत 2047 जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य को भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल सकता है, यानी भारत को ये सब फायदा होगा। और तो आगे देखते हैं, तो जापान को होने वाले लाभ, क्या क्या लाभ हो सकता है जापान को। तो जापान भारत का एक महत्वपूर्ण विकास सहयोग पार्टनर है। तो जापानी कंपनियां भारत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रो, हाई स्पीड रेल, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर, ये सब क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ईएन रूपी सेटलमेंट लागू होने पर जापानी कंपनियों के लिए भारत के साथ व्यापार करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। भुगतान तेज होने से निवेश का वातावरण भी बेहतर होगा। तो जापानी कंपनियों को मुद्रा परिवर्तन की लागत भी कम होगी और दीर्घकालिक परियोजनाओं में वित्तीय योजना बनाना आसान हो जाएगा। तो इससे अतिरिक्त यह व्यवस्था भी, यानी जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति को भी आर्थिक प्रदान मिल सकता है। तो क्योंकि भारत इस रणनीति का प्रमुख साझेदार भी होगा, तो भारत के ये सब लाभ होगा। और उसके बाद भारत और जापान की व्यापार और निवेश पर संभावित प्रभाव क्या पड़ सकता है, क्योंकि प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो भारत और जापान के बीच व्यापार पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। तो दोनों देशों में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका हम एआई कहते हैं, हरित हाइड्रोजन, रक्षा उत्पादन, डिजिटल तकनीक में, आपूर्ति श्रृंखला में, ये सब क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। तो नई भुगतान व्यवस्था लागू होने पर छोटे और मध्यम उद्योग, जिसको हम एमएसएमई भी कहते हैं, उनके लिए भी जापान के साथ व्यापार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें विदेशी मुद्रा परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया से कम गुजरना पड़ सकता है। तो जापान पहले से भारत में औद्योगिक कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन परियोजना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उनके मेट्रो परियोजना भी, ये सब में निवेश कर रहा है। तो यदि भुगतान व्यवस्था सरल हो जाती है तो भविष्य में अधिक जापानी निवेश आकर्षित हो सकता है। तो इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकता है तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी आर्थिक सहयोग को नई गति मिल सकता है। तो अमेरिकी डॉलर पर प्रभाव और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था कैसा पड़ेगा, वो भी जान लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका डॉलर विश्व व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सबसे प्रमुख मुद्रा बना रहा है। तो आज भी अधिकांश देशों के विदेशी मुद्रा भंडार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी तेल आयात निर्यात और बैंकिंग भुगतान, ये सब डॉलर में ही होता है। तो ज़्यादातर जैसे मुद्रा भंडार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तेल आयात निर्यात में, बैंकिंग भुगतान में, ये सब डॉलर में, अभी भी डॉलर में ही सब कुछ होता है। इसीलिए किसी भी देश के लिए डॉलर से पूरी तरह अलग होना आसान नहीं होगा। तो भारत और जापान की यह पहल भी डॉलर को पूरी तरह हटाने के लिए नहीं है, बल्कि जहां संभव हो वहां स्थानीय मुद्रा यानी येन और रुपया में ही व्यापार को बढ़ावा देना का प्रयास चल रहा है। और इससे दोनों देशों के व्यापार में डॉलर की आवश्यकता कुछ हद तक तो कम हो सकता है। यदि भविष्य में अधिक देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर दे तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम बन सकता है। इससे देशों को वैश्विक आर्थिक संकट, डॉलर की कीमत में तेज बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संबंधी जोखिम भी कुछ सुरक्षा मिल सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि निकट भविष्य में डॉलर का महत्व कम होने की संभावना भी है,
क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, उसके वित्तीय बाजार और डॉलर की वैश्विक स्वीकार्यता अभी भी बहुत मजबूत है। इसीलिए भारत और जापान भी यह पहल डॉलर का विकल्प नहीं देख रहे हैं, बल्कि व्यापार को अधिक लचीला और विविध बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। तो इस व्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या होगा? तो यद्यपि डायरेक्ट ईएन रूपी सेटलमेंट के कोई लाभ भी होता है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनेक चुनौतियों का समाधान भी करना पड़ता है। जैसे पहली चुनौती तो होगा विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट की। तो रुपया और येन दोनों की कीमत समय समय पर बदलती रहती है। यदि इनमें अधिक उतार चढ़ाव होगा तो व्यापारिक कंपनियों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। दूसरा चुनौती ये होगा कि बैंकिंग ढांचे की है। जैसे दोनों देशों के बैंकों को नई भुगतान प्रणाली, क्लियरिंग व्यवस्था और डिजिटल नेटवर्क विकसित करना होगा। तो इसके लिए तकनीक निवेश और संस्थागत सहयोग आवश्यकता होगा। तीसरी चुनौती होगा व्यापारिकों का विश्वास। तो अधिकांश बड़ी कंपनियां वर्षों से डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग करती रही हैं। तो नई व्यवस्था अपनाने के लिए उन्हें भरोसा दिलाना भी होगा कि यह प्रणाली सुरक्षित है, तेज है और विश्वसनीय भी है। तो चौथा चुनौती होगा साइबर सुरक्षा की। तो डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ साइबर हमलों और डेटा सुरक्षा का महत्व भी बढ़ जाता है। इसीलिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा आवश्यक भी होगा। पांचवा चुनौती की बात करें तो नियम की समन्वय होना चाहिए। जैसे दोनों देशों के केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय और नियामक संस्थाओं को कई नियमों और प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करना होगा ताकि व्यापारिक भुगतान बिना किसी बाधा के हो सके। तो भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या होगा? तो यह पहल केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और जापान दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता है यानी वो हैं, तो मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन भी करते हैं। तो जापान भारत का प्रमुख विकास सहयोगी है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी जापान लगातार निवेश कर रहा है हमारे भारत में। यदि भुगतान प्रणाली सरल होती है तो इन परियोजनाओं में निवेश और तेजी से बढ़ सकता है। तो भारत की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और विकसित भारत 2047 जैसे कार्यक्रमों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। तो यह पहल भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका को मजबूत करने और रुपये की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो भविष्य की संभावना क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो यदि यह व्यवस्था सफल हो रहती है तो भविष्य में भारत और जापान के बीच सहयोग कई नए क्षेत्रों तक बढ़ सकता है। दोनों देश डिजिटल भुगतान, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको हम सीबीडीसी कहते हैं, फिनटेक में, ब्लॉकचेन आधारित सीमा पार भुगतान में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम एआई कहते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, दुर्लभ खनिज जिसको हम रेयर अर्थ में भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर निर्माण करने में भी हो सकता है। ये सब में वित्तीय सहयोग बढ़ सकता है भारत और जापान के बीच। तो भविष्य में भारत अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार की स्थानीय मुद्रा भुगतान व्यवस्था विकसित कर सकता है। इससे भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगा। अगर जापान में ऐसा अगर होता है यानी सक्सेस हो जाता है तो हम दूसरे देश के साथ भी ये सब कर सकते हैं। इससे हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यदि व्यापारिक भुगतान आसान होता है तो विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ जाएगा और भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट येन रूपी सेटलमेंट का उद्देश्य भारत और जापान के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना होगा। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकता है। तो विदेशी मुद्रा परिवर्तन की लागत और समय कम हो सकता है और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। तो जापान भारत का प्रमुख निवेशक है और रणनीतिक साझेदार भी है। तो सहयोग के प्रमुख क्षेत्र जैसे बुलेट ट्रेन, मेट्रो, सेमीकंडक्टर, रक्षा, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक ये सब हो सकता है। तो स्थानीय मुद्रा में व्यापार वैश्विक वित्तीय विविधीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो इस व्यवस्था की सफलता बैंकिंग ढांचे में, साइबर सुरक्षा और नियम
समन्वय पर निर्भर करेगा। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो भारत और जापान द्वारा डायरेक्ट येन रूपी सेटलमेंट की दिशा में उठाया गया कदम दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे व्यापार अधिक सरल हो जाएगा, कम लागत वाला होगा और तेज होने की संभावना भी हो सकता है। साथ ही भारतीय रुपये की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को भी धीरे धीरे मजबूत मिल सकता है। हालांकि इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत बैंकिंग नेटवर्क चाहिए, स्थिर विनिमय दर तंत्र चाहिए, डिजिटल सुरक्षा होना चाहिए। दोनों देशों के बीच निरंतर संस्थागत सहयोग भी आवश्यक होगा। तो दीर्घकाल में यह पहल केवल भारत और जापान ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को नई दिशा दे भी सकता है। यह वैश्विक व्यापार को अधिक संतुलित करेगा, विविध और लचीला बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक प्रयास हो सकता है। तो इसीलिए इसे डॉलर का विकल्प नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक कुशल बनाने और सुरक्षित बनाने वाली एक आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।